वालेकुम। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। एफपीजीए बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन में बेसिकली हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो एफएसएमडी की एग्जांपल्स देखी थी और हम लोगों ने बेसिकली डिवाइड का सर्किट जो है वो किया था, उसका स्टेट डायग्राम, और फिर हम लोगों ने उससे वो सर्किट बनाया था। अच्छा, आज जो है हम लोगों ने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ऑफ वेरीलॉग करने। इन सेलेक्टेड टॉपिक में बेसिकली वही सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन अब उसके डिटेल में जाके थोड़ा सा हम देखें कि उनको अगर हम एक तो ब्लॉगिंग और नॉन ब्लॉकिंग है जो हम लोग देखेंगे। अगर मैं इसके दिखा दूँ, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स हैं, इनको हम फिर से डिटेल में देखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। उसके बाद कुछ अल्टरनेटिंग कोडिंग स्टाइल देखेंगे जो सिक्वेंशियल सर्किट के लिए इस्तेमाल होता है। पहले हम लोग जो है सेपरेट सेपरेट सिक्वेंशियल और कम्बिनेशनल पार्ट करते थे, या ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग करते थे। अब हम मिक्सचर ऑफ ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग करेंगे, जिसको हम देखेंगे कि उसका रिजल्ट सेम होता है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि हमारा कोड जो है वो प्रिसाइज छोटा कोड हो जाता है। ठीक है। दूसरे में कोड थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन आपके पास हर चीज़ सेपरेट होती है, उसको पढ़ने में आसान होता है, उसको समझने में आसान हो जाता है। इस केस में जब अल्टरनेटिंग वे करेंगे, मिक्सिंग ऑफ ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग करेंगे, उस टाइम पे एक चीज़ जो होती है वो कम्प्लेक्स हो जाता है। हमारा कोडिंग जो है ना थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती है, थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, कहीं एरर आ जाए तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। उसके बाद हम यूज़ ऑफ साइन डेटा देखेंगे, साइन डेटा जो है वो किस तरह करते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ फंक्शन इन सिंथेसिस। फंक्शन जो है हम लोग किस तरह जो है वो सिंथेसाइज एबल बना सकते हैं, इनके फंक्शन हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एडिशनल कंस्ट्रक्टर और टेस्ट बेंच है कि हम टेस्ट बेंच अगर हम बनाएंगे तो वो किस तरह बनाएंगे। उसमें कंस्ट्रक्टर जो है वो नई चीज़ है, वो हम देखेंगे कि वो टेस्ट बेंच में किस तरह यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग देख लेते हैं। बहुत दफ़ा मैं इस चीज़ को डिटेल में बता चुका हूँ कि ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग होते क्या हैं, इनमें फ़र्क है। एक दो फिर देख लेते हैं हम। सो फार वी आर एबल टू अंडरस्टैंड मेकिंग कम्बिनेशनल सर्किट। जब भी हमने कम्बिनेशनल सर्किट बनाने होंगे, हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं। ठीक है। एक, हम गेट लेवल पे अगर बना रहे हैं तो हम असाइन कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसका डाटा टाइप वायर होगा। दूसरा, हम ये करेंगे कि हम बिहेवियरल मॉडलिंग से अगर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि गेट नहीं यूज़ कर रहे और बिहेवियर सर्किट का देखना चाह रहे हैं कम्बिनेशनल सर्किट में, तो उसमें ऑलवेज ब्लॉक लगेगा और उसका जो डाटा टाइप होगा वो रेज होगा और ब्लॉकिंग स्टेटमेंट लगेगी उसमें। ठीक है। ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है कम्बिनेशनल सर्किट के लिए। और ऑलवेज ब्लॉक विद सेंसिटिविटी टू ऑल इनपुट। जितने भी इनपुट्स हैं वो सेंसिटिविटी लिस्ट में आएंगे हमारे ऑलवेज ब्लॉक के। ठीक है। ये चीज़ जो है वो कम्बिनेशनल सर्किट के लिए होती है, और इफ़ और केस हम लगा सकते हैं उसमें। दूसरी, अगर सिक्वेंशियल सर्किट बनाने चाह रहे हैं, और सिक्वेंशियल सर्किट्स होते क्या हैं, मेनली हम जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, और जो हमारा टोटल सर्किट बनता है वो मिक्सचर ऑफ कम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट बनता है। ठीक है। जिसमें आपका कम्बिनेशनल पार्ट आप इन दो तरीक़ों से कर सकते हैं, सिक्वेंशियल हम अभी देखते हैं कि वो स्टोर करने के लिए होता है। बेसिकली नेक्स्ट स्टेट और स्टेट रेज जो हम लोग देख रहे थे उस चीज़ के लिए होता है। अच्छा, अब बिहेवियरल मॉडलिंग के लिए इससे सिक्वेंशियल सर्किट सिर्फ बिहेवियरल मॉडलिंग से बन सकता है। ठीक है। वो गेट लेवल पे नहीं बन सकता, आप नहीं बना सकते उसको। तो बिहेवियरल मॉडलिंग के लिए ऑलवेज ब्लॉक लगता है, सेम उसी तरह जिस तरह कम्बिनेशनल सर्किट के लिए लगता है, लेकिन फ़र्क इसमें ये आ जाता है, और रेज भी उसी तरह लगता है। फ़र्क ये आ जाता है कि यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट आएगी। तो जब भी आप सिक्वेंशियल सर्किट बना रहे होगे, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, और जब भी कम्बिनेशनल सर्किट बनाना है, ब्लॉकिंग असाइनमेंट लगानी है, ऑलवेज ब्लॉक में। ठीक है। ये चीज़ आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कोई
एम्बिग्यूटी इसमें नहीं होनी चाहिए कि क्या होता है। और फिर हम लोगों ने कुछ देखा कि एफएसएम और एफएसएमडी किस तरह बनते हैं। ये बता रहा है कि टोटल हम लोगों ने जो चीज़ की उसकी रिवीजन हो रही है। मेकिंग टेस्ट बेंच यूजिंग ऑलवेज ब्लॉक फॉर क्लॉक एंड इनिशियल ब्लॉक फॉर अदर सर्किट्स। ठीक है, जो बाकी सिग्नल्स हैं उनको वैल्यू देने के लिए इनिशियल ब्लॉक यूज़ होता है और ऑलवेज ब्लॉक यूज़ होता है क्लॉक जनरेशन के लिए। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं सारा कुछ। उसके बाद अप टिल नाउ सिक्वेंशियल सर्किट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो आपके सिक्वेंशियल सर्किट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि हमारे जो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कम्बिनेशनल एंड लॉजिक और रजिस्टर में। ठीक है, ये कम्बिनेशनल पार्ट है और ये हमारे पास सिक्वेंशियल पार्ट है। रजिस्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है और लॉजिक जो है वो वैल्यू देने के लिए होती है कि क्या वैल्यू आएगी। तो लॉजिक इज मेड थ्रू कम्बिनेशनल सर्किट in one always block, register is made through sequential circuits in another always block। ठीक है, तो लॉजिक हम कम्बिनेशनल से always एक अलग always block में बना रहे थे और रजिस्टर जो है वो sequential सर्किट्स एक अलग always block में बना रहे थे और इनकी जो आउटपुट है उनको ज्वाइन करके हम बेसिकली आउटपुट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो कम्बिनेशनल लॉजिक टू इनपुट ऑफ सिक्वेंशियल लॉजिक, तो इन दोनों की जो आउटपुट है वो ज्वाइन करके हम आउटपुट सर्किट की बना रहे थे। अच्छा, वी वांट टू ग्रैस्प सम एडवांस कोडिंग मेथड टू रिड्यूस अवर कोड एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम लोग अपने कोड एफिशिएंसी में, सॉरी, कोडिंग एफर्ट्स को हम अपने रिड्यूस करना चाह रहे हैं, एरर्स को अवॉइड करना चाह रहे हैं और कोड को छोटा करना चाह रहे हैं। तो हम कुछ एडवांस कोडिंग मेथड्स देखेंगे अभी आगे जिससे हम लोग ये काम करेंगे। फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू वेल अंडरस्टैंड ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट। तो उससे पहले हम लोगों को ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट को थोड़ा सा डीप जाके देखना होगा कि है क्या चीज़। वही चीज़ ब्लॉकिंग अगर करते हैं तो ब्लॉकिंग में बेसिकली आपके पास वेरिएबल में जिसमें वैल्यू डालनी है और एक्सप्रेशन आपके पास होता है। अच्छा, अब when the assignment is executed, the right hand side expression is evaluated and assigned to the left hand side। ठीक है, तो ये वाली एक्सप्रेशन कोई भी हो सकती है, a प्लस बी या a मल्टीप्लाई बाई बी, कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास होगी, वो एक्सप्रेशन कंप्यूट होती है और इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन होती है विदाउट इंटरप्शन फ्रॉम एनी अदर स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो किसी स्टेटमेंट को इंटरप्ट नहीं करता, इसको एग्जीक्यूट करते जो भी फंक्शन कंप्यूट करता है और असाइन कर देता है। लेकिन ये एक और काम करती है, इट ब्लॉक्स द अदर अनटिल इट फिनिश। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती, एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे नहीं जाता। ठीक है, ये बात जो है वो बड़ी ज़रूरी है समझना। ठीक है, ब्लॉकिंग का मतलब यही है कि ये ब्लॉक करके रखता है जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। ठीक है, बाकी अगले आने वाली स्टेटमेंट्स को। If we see the behavior, it is like a series of combinational circuits cascaded in series। तो ये एक सीरीज कम्बिनेशनल सर्किट सीरीज में लगे हुए हैं जो कि कैस्केड हुए, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें लेट्स सपोज ये वाला है, तो ये जो एग्स और गेट है, जब तक इसकी आउटपुट नहीं आती तब तक ये एंड गेट अपनी आउटपुट
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। और मेरा क्या यस सर। कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। ओके जी, फिर कर ले। सर आपकी आवाज़ आ रही है सर। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है अब। जी सर, स्क्रीन शो हो रही है सर। ओके जी, तो हम लोग ये ब्लॉक नॉन ब्लॉकिंग देख रहे थे, तो इसमें ये देखें ब्लॉक करके रखता है जब तक आपका जो है वो आ, ये वैल्यू देगा नहीं, एक्सॉर वैल्यू नहीं देगा तब तक एंड गेट कंप्यूट नहीं करेगा। एंड गेट कंप्यूट करे जब तक नहीं करेगा तब तक ये और गेट की वैल्यू नहीं आएगी, उसके बाद हमारे पास आउटपुट आएगी। तो ये जो ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं ये गेट्स इसी तरह होती हैं, लॉजिक्स की तरह। ठीक है, तो जब तक आपके पास जो है वो वैल्यू कंप्यूट नहीं हो जाती पहले वाले की, अगले की रिजल्ट नहीं आएगा। इसी तरह अगला वाला एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, उससे अगले की रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद आती है आपकी अब नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट जो है वो एक तरह का रजिस्टर, कैस्केडेड रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, ये उसकी एक्सप्रेशन है। नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग में ये फर्क किया है कि इसमें लेस देन इक्वल आता है नॉन ब्लॉकिंग में, और ब्लॉकिंग में जो है ई का साइन आ रहा होता है। इफ मल्टीपल नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट आर देयर इन ऑलवेज ब्लॉक, then they are independent of each other and will block the none will block the others। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, कोई किसी को ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, नाम से ही जाहिर है। दे ऑल विल बी अपडेटेड वंस ऑलवेज इन फिनिश। तो ये तमाम अपडेट करते हैं जब ऑलवेज ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो जाता है। जो जैसे ही ऑलवेज ब्लॉक ख़त्म होगा, जितनी भी स्टेटमेंट्स नॉन ब्लॉकिंग होंगी वो तमाम जो है एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, पैरेलल में एक साथ एग्जीक्यूट। We can use it to represent the register by we will make this always block sensitive to clock edge on both clock edge and reset। ठीक है, तो सिंक रीसेट सिंक्रोनस रीसेट हो सकता है, या आपके पास जो है वो एसिंक्रोनस रीसेट हो सकता है, लेकिन क्या है जी, क्लॉक होना लाजमी है। तो इसकी सेंसिटिव लिस्ट में आपके पास जो है वह क्लॉक और रीसेट होना ज़रूरी है। आप रीसेट मीन्स कि आप सिंक्रोनस भी कर सकते हो, एक सिंक्रोनस रीसेट भी कर सकते हो, लेकिन क्लॉक होना ज़रूरी है इसके लिए। So at the end, all register will be updated at once, and this is the practical case with the sequential circuits। तो यही होता है sequential circuits में भी, ये जो registers होते हैं ये sequential circuits होते हैं आपके पास। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपके पास पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आता है, तमाम रजिस्टर्स जो भी कनेक्ट होते हैं उस क्लॉक के साथ, वो तमाम अपनी वैल्यूज अपडेट करते हैं। तो ये जो ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स हैं, ये एक तरह का रजिस्टर है, बल्कि एक तरह का ये रजिस्टर्स ही बनते हैं इसके। तो क्या होता है कि ये जो है ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो ये हर रजिस्टर, हर नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है, ये एक रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें भी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे ये तमाम रजिस्टर अपनी वैल्यू एक ही टाइम ऑलवेज ब्लॉक जैसे ही एंड होता है, एंड होने लगता है, एंड ऑफ ऑलवेज ब्लॉक जैसे ही आता है, वो तमाम रजिस्टर अपनी वैल्यू अपडेट कर देते हैं। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये कंप्यूट होती है। ठीक है, लेट्स सपोज ए प्लस बी, एग्जाम्पल पिछले में मैंने दी थी। तो ए प्लस बी जैसे ही स्टेटमेंट आती है, ए प्लस बी एग्जीक्यूट हो जाते हैं, मतलब कंप्यूट हो जाते हैं, लेकिन वो असाइन नहीं होते। इसको असाइन कब होते हैं? ऑलवेज ब्लॉक के एंड पे। ठीक है, जिस तरह रजिस्टर के पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे तमाम रजिस्टर वैल्यू अपडेट करते हैं, इसी तरह ये स्टेटमेंट ऑलवेज ब्लॉक के एंड पे इन वेरिएबल्स की, जितने भी वेरिएबल्स नॉन ब्लॉकिंग में लिखे होंगे, उन तमाम की वैल्यूज अपडेट होगी। उसके बाद ये एग्जांपल देख लेते हैं नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। अगर इसको रिविजिट करें जो पहले हमने की हैं, तो ऑलवेज ब्लॉक में ये हमारे पास स्टेटमेंट्स लिखे हैं। ऑलवेज ब्लॉक में पहले आते ही ये कहते हैं जी, इंटर होते हुए एक्स की कोई वैल्यू थी, वो एक्स इंटर में चली गई। ठीक है, एंट्री के टाइम पे जो एक्स की वैल्यू थी, अब ये जो एक्स
देगा ये एंट्री के टाइम जो x की वैल्यू होगी वो एंड किसी भी चीज़ के साथ हो रहा है, लेट्स सपोज y z कोई भी चीज़ है उसके साथ एंड हो रहा है, और ये y को अभी असाइन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे x है, ये कोई वैल्यू अपनी चेंज करता है, ठीक है। लेट्स सपोज पहले 4 थी, फिर ये 2 कर देता है, तो वो 2 वैल्यू अभी असाइन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही ये एंड आएगा तो एंड पे ये अपनी वैल्यू जो भी होगी यहाँ पे x की वैल्यू वो असाइन हो जाएगी इसको, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी मैं करवाता हूँ कि लेट सपोज ये वाली स्टेटमेंट पहले लिखी हुई है, ये जो x वाली स्टेटमेंट है ये, सॉरी, ये इससे पहले लिखी है यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है जी x इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे है जी y इक्वल टू एक्स, ठीक है। और इंटर होते हुए x की वैल्यू थी 4, ठीक है। ये 4 वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो हमारे पास ऑलवेज ब्लॉक से पहले है, ठीक है। ऑलवेज ब्लॉक शुरू होने से पहले x की वैल्यू थी 4, तो इसने क्या किया, यहाँ पे आया x प्लस 4 जो है वो कंप्यूट कर ली, क्या आएगी वैल्यू 6, लेकिन x को वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है, असाइन नहीं करेगा। उसके बाद ये x की वैल्यू कौन सी लेगा, 4 लेगा या 6 लेगा, कोई बता सकता है? यहाँ पे x की वैल्यू, ये जो y की वैल्यू है, ये 4 आएगी या 6 आएगी? तो 6। 6 आएगी। और कोई जवाब? सर ये असाइन नहीं करेगा 6 को, जी, ये अभी तो फिर असाइन वैल्यू नहीं की इसने, तो x की वैल्यू जो है वो 4 आएगी, y की वैल्यू। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो असाइन नहीं करेगा अभी, लेकिन x की जो है 4 वाली वैल्यू यहाँ पे रखेगा अभी, 4, ठीक है। और उसके बाद जब एंड हो जाएगा, ये मैं इसके बाद कहता हूँ ये एंड हो गया ऑलवेज ब्लॉक, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6, एंड ऑफ ऑलवेज ब्लॉक। x की वैल्यू 6 मिली और y की वैल्यू 4 मिलेगी, ठीक है। ये फर्क होता है। अच्छा, ये मैंने एक चीज़ गलत कर गया यहाँ पे, ये ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू है साइन है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर वो चीज़ कहीं इंटरमीडिएट यूज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे x जो है इसको हम वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, वैल्यू मतलब नॉन ब्लॉकिंग के थ्रू असाइन कर रहे हैं, और x को कहीं यूज भी कर रहे हैं नीचे, तो ये अपडेटेड वैल्यू असाइन नहीं करेगा इसको y को, ये पुरानी वैल्यू जो इंटर होते हुए वैल्यू थी वो वाली वैल्यू रखेगा, ठीक है। ये ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग में फ़र्क होता है। ब्लॉकिंग में क्या होता है, अगर यही चीज़ हम ब्लॉकिंग से करेंगे तो x की वैल्यू फ़ौरन यहाँ पे 6 चली जाएगी और फिर 6 वाली आगे यूज़ होगी, y को देगा, तो यहाँ पे उस केस में x की भी वैल्यू 6 होगी, y की भी वैल्यू 6 होगी, लेकिन इस केस में ब्लॉकिंग के केस में ये चीज़ डिफरेंट हो जाती है, जो कि आप लोगों ने याद रखनी है कि ये फ़र्क होता है, ठीक है। क्योंकि आप जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे फिर इशू आते हैं कि ये तो आंसर चेंज आ रहा है हमारे पास, तो आंसर इस वजह से चेंज आ रहा है क्योंकि उसको वैल्यू असाइन नहीं कर रहा। तो वैल्यूज ये वही चीज़ है, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा है कि इंटर होते हुए थी आउट होते हुए। अच्छा, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट का, कि हम लोगों ने ये एग्जांपल पहले चैप्टर में अपनी की थी, ठीक है, और ये की थी हम लोगों ने ब्लॉकिंग के साथ, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, एंड ब्लॉक ए बी सी 3 इनपुट्स थी और वाई उसकी आउटपुट थी। ये नहीं की, सॉरी, ये हम नई एग्जांपल कर रहे हैं। अच्छा, ऑलवेज ब्लॉक में इसने क्या किया, ए की वैल्यू वाई में दी और वाई एंड बी, फिर वाई एंड सी, बी वाई को असाइन कर रहा है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वाई
जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, ए की वैल्यू वाई में जाएगी, तो ए इक्वल टू वाई हो जाएगा। फिर वाई एंड बी करेगा, तो ये वाई एंड बी है बेसिकली, यानी कि ए एंड बी है। ठीक है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये है, ये। ठीक है, और फिर वाई एंड सी कर रहा है, तो वाई जो है अब अपडेट हो चुका है, ये ए एंड बी हो चुका है। ठीक है, तो वो ये अब ये वाई ए एंड बी है, तो ए एंड बी एंड सी उसके साथ करना है, तो वो ये चीज़ आ गई मतलब। ठीक है, ये तो हमने कर लिया ब्लॉकिंग। ठीक है, और ब्लॉकिंग हमने कहा था जब तक ये एग्जीक्यूट होकर इसका रिजल्ट नहीं आता तब तक नेक्स्ट वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर यही चीज़ हम लोग ब्लॉकिंग से करते हैं तो हमारे पास टोटली डिफरेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, कैसे? ए की वैल्यू वाई में असाइन, ठीक है, और यहाँ पे वाई की पुरानी वैल्यू आएगी, नई नहीं आएगी। ठीक है, ये ए वाली वैल्यू वाई की नहीं होगी असाइन। ठीक है, वाई एंड बी, तो वाई की पुरानी वैल्यू और बी जो है एंड होके वाई में अभी असाइन नहीं हुई। फिर वाई की पुरानी वैल्यू एंड सी, और ये वाली वैल्यू असाइन नहीं हुई। तो इस केस में बेसिकली होता क्या है कि जब ऐसी चीज़ आ जाए तो लास्ट वाली जो आपके पास एक्सप्रेशन होती है खाली वही एग्जीक्यूट होती है। इस केस में y इज लेस देन इक्वल टू y एंड b, ये वाली एग्जीक्यूट होगी, बाकी ये वाली एग्जीक्यूशन होंगी नहीं इनकी। ठीक है, क्योंकि y की लास्ट में वैल्यू अपडेट ये वाला करेगा, तो ये आपके पास है, तो ये इक्वल है इसके। ठीक है, ये वाली जो ऊपर वाली चीज़ है ये इसके इक्वल है, क्योंकि लास्ट वाली इक्वेशन एग्जीक्यूट होगी, बाकी एग्जीक्यूट होंगी नहीं, या एग्जीक्यूट होंगी तो ओवर राइट हो जाएंगी फौरन, क्योंकि उसकी वाई की वैल्यू लास्ट में ये वाली थी। ठीक है, उसके बाद ये वाली एग्जांपल जो हम लोग ने पहले की थी पहले चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा था, EQ1 ब्लॉक था, इनपुट थी I0 I1 और आउटपुट थी EQ। तो हमने कहा जी ऑलवेज एट पॉजिटिव एज, जब तक ऑलवेज एट I0 और I1 की वैल्यू चेंज होती है ऑलवेज ब्लॉक के अंदर आएगा। P0 जो है नॉट ऑफ I0 और एंड नॉट ऑफ I1, ठीक है, इन दोनों का एंड हो रहा है। और P1 जो है वो सिंपल एज इट इज है। ठीक है, तो ये नॉट के साथ आ रहे हैं, ये डायरेक्ट एंड हो रहे हैं, और एंड में EQ इक्वल टू P0 एंड और P1, तो दोनों में से कोई भी 1 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, कंपैरेटर का सर्किट आपको लोग को याद हो तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जो कंपैरेटर का सर्किट किया था ये वही है। अच्छा, इसी को हम अगर ब्लॉकिंग से करें तो ये भी ब्लॉकिंग से हुआ हुआ। ठीक है, ये भी ब्लॉकिंग से है, ये भी ब्लॉकिंग से। अब इनका ऑर्डर अगर चेंज कर दें हम तो हमारा आउटपुट पे फर्क पड़ जाएगा, आउटपुट गलत आ सकती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें P0 पहले कंप्यूट हो रहा है, P1 बाद में कंप्यूट हो रहा है, और दोनों कंप्यूट होने के बाद ये इसमें यूज़ हो रहे हैं P0 एंड P1। ठीक है, तो EQ की वैल्यू P0 और P1 पे डिपेंड कर रही है जो कि ऊपर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर मैं पहले ही पी EQ इक्वल टू P0 एंड P1 लिख दूं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑर्डर हमारा मैटर करेगा। पहले P1 और P0 की पुरानी वैल्यू लेगा जो भी पिछले साइकिल में वैल्यू होगी, वो वाली वैल्यू EQ को असाइन कर देगा। उसके बाद P0 एंड P1 की नई वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा, तो इस केस में हमारे पास जो है वो फर्क आ जाएगा, एक पुरानी वैल्यूज, आउटपुट जो है वो पुरानी वैल्यू पे दिखा रहा होगा हमेशा। ठीक है, तो पुरानी वैल्यू पे आउटपुट आ रही होगी, डिलेड आउटपुट आ रही होगी हमारे पास। लैच इज इनफर्ड, ठीक है, लैच बन गया क्योंकि पुरानी वैल्यू उठा के दिखा रहा है। अगर यही चीज़ हम लोग ब्लॉकिंग से करें तो ब्लॉकिंग में क्या होगा, सॉरी नॉन ब्लॉकिंग से करें तो उसमें क्या होगा, I0 I1 P0 एंड P1 ये सारे सेंसिटिविटी लिस्ट में आ गए। अच्छा, इसमें अब ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्यों नहीं करता, मैंने बता दिया था कि बेसिकली ये एग्जीक्यूट जो इसका रिजल्ट है वो एट द एंड ऑफ द ब्लॉक आता है हमारा। तो इनको पहले लिख दूं या बाद में लिख दूं, रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। जो पिछले एग्जांपल की थी ब्लॉकिंग वाली, इस ब्लॉकिंग स्टेटमेंट में आप ऑर्डर चेंज करने से आपके आउटपुट पे फर्क पड़ जाता है, आउटपुट चेंज हो सकती है आपके पास। ठीक है, लेकिन नॉन ब्लॉकिंग में आपके पास ऑर्डर चेंज करते रहें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा,
क्योंकि I0 और I1 का नॉट करके एंड करेगा और अभी P0 में वैल्यू असाइन नहीं करेगा। इस तरह I0 और एंड I1 कंप्यूट करेगा, P1 में वैल्यू असाइन नहीं करेगा। P0 और P1 की पुरानी वैल्यू लेगा और EQ में वैल्यू जैसे ही ऑलवेज ब्लॉक एंड आएगा ये तीनों की वैल्यू उसी टाइम अपडेट हो जाएगी। तो P0 और P1 की पुरानी वैल्यू आएगी। इसको अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज भी कर देता हूँ, EQ पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, तो तब भी मेरे पास आउटपुट में फ़र्क नहीं आएगा। आउटपुट वही आएगी जो पिछले ऑर्डर में आई थी, ठीक है, वो वही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें भी P0 और P1 की पुरानी वैल्यू लेगा और वो उसी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, टू एक्टिवेशन हेयर टेकिंग लॉन्ग टाइम फॉर सिमुलेशन एज प्रीवियस। ठीक है, अच्छा अब मेमोरी एलिमेंट जो है वो ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग से अगर हम देखें तो जैसे कि ये Q को जो है वो D की वैल्यू असाइन हो रही है हर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे, तो मेमोरी एलिमेंट हम नॉन ब्लॉकिंग से क्यों बनाते हैं ये बेसिकली बताने के लिए। और ये हमने ब्लॉकिंग से बनाया, ये नॉन ब्लॉकिंग से है, ये ब्लॉकिंग से है। ठीक है, ये हमारा नॉन ब्लॉकिंग और ये हमारा ब्लॉकिंग आ गया। दोनों पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, दोनों में सेम क्यू में वैल्यू जा रही है, लेकिन ये यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग यूज हुई है, यहाँ पे ब्लॉकिंग यूज हुई है। तो अगर ये चीज़ हो जाए, ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, ऑलवेज एट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे ए इक्वल टू बी हो रहा है और दूसरा ऑलवेज ब्लॉक है, ये एक ही मॉड्यूल में दोनों चीज़ें, दो ऑलवेज ब्लॉक हैं। उसमें क्या किया हुआ, दूसरा ऑलवेज ब्लॉक में पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे ही ए की वैल्यू बी में जा रही है, ठीक है, या बी की वैल्यू ए में और ए की वैल्यू बी में जा रही है। तो इनमें जो है वो पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे बोथ ऑलवेज ब्लॉक आर एक्टिवेटेड एंड ऑपरेटेड इन पैरेलल। ठीक है, तो दोनों ऑलवेज ब्लॉक जो है वो पैरेलल में चलते हैं। द टू ऑपरेशन शुड बी कंप्लीटेड इन अ टाइम स्टेप, एक टाइम स्टेप में ये दोनों ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। According to Verilog standard, the execution of the two always block can be scheduled in any order. Although ये होंगे दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूट, लेकिन कोई शायद एक आध पहले चल जाए, ठीक है, वो कुछ माइक्रो सेकंड कुछ मिली सेकंड का फ़र्क होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक पहले चल सकता है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट होके अपना रिजल्ट दिखा दे। अगर ये वाला ऑलवेज ब्लॉक पहले चल गया तो बी की वैल्यू ए में चली जाएगी और फिर ये चलेगा तो वही बी की वैल्यू जो ए में है वही बी को दोबारा मिल जाएगी। तो यहाँ पे डोमिनेट कौन सी की, बी, ठीक, यानी कि अल्टीमेटली ए और बी में दोनों में बी की वैल्यू होगी। बी लेट सपोज 5 है तो दोनों में 5 होगा। और अगर फर्ज करो ये वाला पहले चल जाता है तो ए की वैल्यू बी में साइन होगी, फिर ये चलेगा तो बी की वैल्यू फिर दोबारा ए में साइन होगी। तो इस केस में ए डोमिनेट होगा अगर ये वाला पहले चल गया, ठीक है, यानी कि दोनों में ए की वैल्यू ही होगी। तो ये हमारे रिजल्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑलवेज ब्लॉक। अब हमें तो नहीं पता, मे भी एक दफ़ा आप चलाएं तो ये वाला ऑलवेज ब्लॉक पहले चल जाए, दूसरी दफ़ा चलाएं तो ये वाला ऑलवेज ब्लॉक पहले चल जाए, या एक हार्डवेयर पे चलाएं तो ये वाला चल जाए पहले, दूसरे हार्डवेयर पे चलाएं तो ये वाला पहले चल जाए, तो हमारे रिजल्ट तो डिफरेंट आ रहे हैं। हालांकि हम कोई एम्बिग्यूटी ऐसी नहीं चाहते अपने सर्किट में कि हमारे रिजल्ट डिफरेंट हो जाए। हमने कुछ भी नहीं किया, खाली दूसरे हार्डवेयर पे वो वही कोड चलाया है तो रिजल्ट डिफरेंट हो गया, ऐसा तो नहीं चाहते हम लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेरियल स्टैंडर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ द टू ऑलवेज ब्लॉक कैन बी scheduled in any order. If the first always block is executed first, A get the value of B immediately and B, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। Similarly, A gets its original value if the second block is executed first, ठीक है, तो पहले में करेगा तो B में आपको डोमिनेट नज़र आएगी और दूसरा वाला अगर पहले चला तो A डोमिनेट नज़र आएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं हम रेस कंडीशन, ठीक है, जहाँ पे हमें नहीं पता होता कि कौन सी वाली चीज़ पहले चलेगी, दोनों एट ए टाइम। वैसे तो हम ये एज्यूम कर रहे थे एट ए टाइम चलेंगे, लेकिन एट ए टाइम नहीं चलते, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो उससे हमारे रिजल्ट में डिफरेंस आ गया। तो इसको रेस कंडीशन बोलते हैं कि कौन सा एग्जीक्यूट हमें नहीं पता जब तक हम उसको चलाएंगे नहीं, ठीक है, जब चलाएंगे तो हमें पता चला अच्छा ये वाला पहले चला है।
अच्छा, इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए बेसिकली हम लोगों ने ये ऑलवेज ब्लॉक लगाया, ब्लॉकिंग स्टेटमेंट, नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की है। तो इसमें क्या होगा, बी की वैल्यू ए में असाइन नहीं होगी जब तक ऑलवेज ब्लॉक कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे ए की वैल्यू बी को असाइन नहीं होगी जब तक ऑलवेज ब्लॉक कंप्लीट नहीं हो जाता। एट द एंड ऑफ ऑलवेज ब्लॉक दोनों की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बी की पुरानी वैल्यू लेगा, नॉट अपडेटेड, अगर ये चल भी गया तो बी की पुरानी वैल्यू लेके ए में तो दे देगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये पहले चल गया ये वाला, तो बी की पुरानी यहाँ पे क्या करेगा, ए की पुरानी वैल्यू बी में असाइन कर, तो हमारे पास वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। इस केस में वैल्यू स्वैप नहीं हो रही, इसमें ए को डोमिनेट करेगा वही रहेगा। इस केस में बी की वैल्यू ए में चली जाएगी और ए की वैल्यू बी में चली जाएगी हमारे पास। तो इसीलिए बेसिकली मेमोरी एलिमेंट हम जो है इसी से बनाते हैं ताकि हमारे पास वो वैल्यू जो है वो चेंज ना हो हमारे पास। ठीक है, तो इसमें रिगार्डलेस ऑफ ए एंड बी गेट द करेक्ट वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जो मर्जी पहले हो जाए, आपको जो रिजल्ट है वो सही मिलेगा, हर दफ़ा एक ही रिजल्ट मिलेगा, चेंज नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए मेमोरी एलिमेंट्स बनाते हैं तो हमारे रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम रहता है इसमें। अच्छा, उसके बाद हम सिक्वेंशियल सर्किट्स, मिक्सिंग ऑफ ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग बनाते हैं। तो हम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे कि सिक्वेंशियल सर्किट्स में हम कम्बिनेशनल सर्किट अलहदा बना रहे थे, सिक्वेंशियल सर्किट अलहदा बना रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास क्लॉक इनपुट है, ए एंड बी इनपुट है और क्यू आउटपुट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ऑलवेज एट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे क्यू नेक्स्ट की वैल्यू क्यू को असाइन कर दी, और ऑलवेज एट स्टैटिक यानी कि ए और बी चेंज होने पे ये ए एंड बी कंप्यूट करके क्यू नेक्स्ट में डाल देगा। ठीक है, तो ये कम्बिनेशनल पार्ट हो रहा है जहाँ पे हमारा ए एंड बी होके क्यू नेक्स्ट में जा रहा है, और ये हमारे पास सिक्वेंशियल पार्ट हो रहा है जहाँ पे हमारे पास क्यू नेक्स्ट की जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रिपेयर होगी वो क्यू को असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिक्वेंशियल पार्ट है, फ्लिप फ्लॉप है, और ये हमारे पास कम्बिनेशनल पार्ट है। तो इसका जो सर्किट बनेगा या डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। ए एंड बी कंप्यूट होके यहाँ पे आएगा, जैसे ही पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आया ये आगे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये फ्लिप फ्लॉप बनाएगा और ये एंड गेट बनाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोगों ने एक ही ऑलवेज ब्लॉक में दोनों चीज़ें लिखी। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, ए एंड बी जो है वो कंप्यूट होके ए बी ज़ीरो में चला जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकिंग स्टेटमेंट लगी हुई है तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद अगली वैल्यू आएगी हमारे पास। तो ए एंड बी की वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी, ए बी ज़ीरो में चली जाएगी, और उसके बाद हमारे पास ए बी ज़ीरो की वैल्यू क्यू को असाइन होगी, क्यू ज़ीरो को असाइन होगी। सेम जिस तरह हमारे पास पिछला सर्किट है उसी तरह काम करेगा। ए एंड बी की वैल्यू असाइन हुई और वो किधर चली गई, इधर भी गई और इधर भी गई। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली उसकी वैल्यू बेसिकली ए एंड बी की वैल्यू है। ठीक है, ये वाला ए बी ज़ीरो की वैल्यू है, तो वो यहाँ पे भी रखेगा और यहाँ पे भी देगा। तो हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स बने हैं इस केस में। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्यू ज़ीरो को आउटपुट पे असाइन होगा। क्यों, क्योंकि ये हम लोगों ने इस पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे ही अपडेट करना है, तो इसका भी एक फ्लिप फ्लॉप बन गया हमारे पास। बाद अगर हम दोनों ये ब्लॉकिंग कर दें तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ए एंड बी की वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी, लेकिन ए बी वन को वैल्यू असाइन नहीं होगी, तो ये ए बी वन की पुरानी वैल्यू उठा के क्यू वन में डालेगा। तो इसका अगर सर्किट देखें तो ए बी वन की पुरानी वैल्यू आ रही है क्यू में। ठीक है, जैसे पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आएगा, यहाँ से ए एंड बी की वैल्यू जो है वो ए बी वन को मिल जाएगी, और यहाँ पे जो पुरानी ए बी वन की वैल्यू है वो क्यू वन को मिलेगी, नॉट दिस के जो कंप्यूट हो गया ये। ठीक है, तो एक साइकिल का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू पुरानी वैल्यू होती है और ये वाली वैल्यू नई वैल्यू होती है हमारे पास। ए बी की पुरानी वैल्यू यहाँ से आएगी और वो क्यू वन को असाइन होगी, और इस
जैसे पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आएगा तो ये वैल्यू यहाँ पे भी अपडेट करेगा और ये पुरानी वैल्यू उठा के Q1 को, दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो ये पुरानी वैल्यू यहाँ पे ले गया और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मैं कहता हूँ जी यहाँ पे इनिशियली क्या है, 0 है। तो पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आया तो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, और लेट्स सपोज अभी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक है तो ये 0 यहाँ पे ट्रांसफर होगा। अच्छा, और एक और चीज़ भी है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन अभी ये वैल्यू वैल्यू ट्रांसफर नहीं हुई इधर। जैसे ही पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आएगा ये 0 यहाँ से ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा और ये 1 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक। अब ए बी की वैल्यू 1 है और Q1 की वैल्यू 0 होगी इस केस में। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉजिक है इसके पीछे। कि किसी को ना समझ आए तो पूछ ले अभी। क्लियर है सर। ठीक है, इस तरह आप आगे जो है वो दोनों ब्लॉकिंग से कर दें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए एंड बी की वैल्यू अपडेट करके AB2 में डाल देगा और AB2 की वैल्यू Q2 में डाल देगा। ये इसी तरह जो पहला सर्किट बना था ये उसी तरह का सर्किट है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप लाजमी बनाना होता है, ये ब्लॉकिंग लाजमी लगानी होती है हाँ जब भी हम फ्लिप फ्लॉप बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का रॉन्ग चीज़ है, ऑल्दो इसके सर्किट सही बना है लेकिन एक रॉन्ग चीज़ है। तो ये पहले वाले का बेसिकली फ्लिप फ्लॉप बना है ये वाला। ठीक है, जो AB2 है ये है और Q2 ये Q2 है बेसिकली, Q0 नहीं है यहाँ पे, Q2 है। Q2 जो है वो यहाँ पे लगेगा हमें। ठीक है, तो इसी तरह अब क्या कर दिया, पहले वाला इसने ब्लॉकिंग कर दी है, नॉन ब्लॉकिंग कर दी है, दूसरा वाला ब्लॉकिंग कर दी है। तो ये भी उलट चीज़ होगी है, ये भी AB3 की पुरानी वैल्यू लेगा और ए एंड बी की वैल्यू अपडेट करके AB3 में डाल देगा। तो ये भी सर्किट उसी तरह ही हो गया जिस तरह हम पिछले काम किया था। ठीक है, तो क्यू में ए बी की वैल्यू जो है वो पुरानी वाली आएगी। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू आएगी और अपडेट बाद में करेगा। ठीक है, ये ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग लगी और ये ब्लॉकिंग लगी हुई है। हाँ ये वही चीज़ है। ठीक है, अब दोनों ही हमने नॉन ब्लॉकिंग कर दिया और इनका जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दिया। सीक्वेंस चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता नॉन ब्लॉकिंग में आपके पास, तो इसका भी यही सर्किट बनेगा मेरे बाद। दोनों ही ब्लॉकिंग कर दिया और सीक्वेंस चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए बी की पुरानी वैल्यू लेके Q5 में डालेगा, उसके बाद ए एंड बी को अपडेट करेगा। तो इसमें भी हमारे पास लैच बना है, पुरानी वैल्यू आई है, हम ये नहीं चाहते पुरानी वैल्यू आए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थी जो कि हम लोगों ने ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग कर दी। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह हम कल की क्लास में बाकी करेंगे। ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। मोहम्मद ताहा, ताहा जफर नहीं है? यस सर प्रेजेंट। अच्छा, अब्दुल वहाब, असद अली, यस सर। फरजीन तारिक, फरजीन। सर ये प्रेजेंट है। अच्छा, हमाद,
प्रेजेंट सर। सर हसनैन सॉरी मेरा नेट इशू था, मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक है 023। ठीक है। हसनैन हसनैन 035। मनाल प्रेजेंट सर। मोहम्मद अवैस प्रेजेंट सर। मोहम्मद नबील यस सर। मोहम्मद वलीद खान मोहम्मद वलीद सर प्रेजेंट सर। सैयद हमजा प्रेजेंट सर। उसामा उसामा 114। ओके। ज़ीशान खालिद ज़ीशान खालिद मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट सर। वकार प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा यस सर। नवीद प्रेजेंट सर। मोहम्मद वसीम प्रेजेंट सर। अनस महमूद अनस महमूद है। सर वो 035 कह रहे हैं, उसका नेट का मसला हो गया, क्लास डिस्कनेक्ट हो गया, अभी अभी मैसेज आया उसका। एक मिनट बाद में मोहम्मद अरसलान प्रेजेंट सर। मोमिन प्रेजेंट सर। हाफिज हमजा प्रेजेंट सर। अहमद अली वो है था अभी सर जी, वो उसने मैसेज किया हुआ था मुझे, मैं सर 035 का मुझे मैसेज आया अभी सर। अच्छा 035 ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात है। जी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि एक क्विज आप एक्स्ट्रा ले लेंगे।